हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 पृथ्वी और ग्लोब। इससे पहले अध्याय 5 तक के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे अध्याय को कंप्लीट कर अध्याय 6 कंप्लीट करेंगे। ये क्लास 6 की हमारी दुनिया भाग 1 की पुस्तक है जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी और ग्लोब। महेश अपने दादाजी के साथ घूमते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसने दूर तक निगाह दौड़ाई। उसे लगा कि बहुत दूर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी वो देखिए, दूर जाकर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। दादा ने कहा, बेटे वास्तव में वे कहाँ मिल रहे हैं, बल्कि ऐसा हमें नज़र आ रहा है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर ज़मीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्षितिज कहा जाता है। ऐसा इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। ऐसा क्यों नज़र आता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी गोल नज़र ना करके चपटी दिखती है। ऐसा कारण है कि हम एक जगह खड़ा होकर पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चांद जैसी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है, परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। उन्हें चांद से पृथ्वी ठीक वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसे पृथ्वी से चांद। उन्हें चांद से पृथ्वी ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे पृथ्वी से चांद। पृथ्वी भी वहां से चांद की तरह ही आकाश में टंगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी वहां से नीली दिखाई देती है। पृथ्वी का मॉडल और ग्लोब। महेश ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी अगर पृथ्वी गोल है तो हम इसे पूरा देख सकते हैं कि नहीं? दादाजी ने कहा, गोलाकार होने के कारण हम इसके छोटे से पृष्ठ का एक ही बार में देख सकते हैं। ये कहते हैं उन्होंने अलमारी से ग्लोब निकाल करके दिखाते हुए समझाया कि जिस प्रकार विशाल हाथी को छोटे खिलौने के रूप में बनाकर दिखा देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी विशाल पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया गया है। देखो, दुनिया के सभी देश ग्लोब पर अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। उन्होंने महेश को ग्लोब पर भारत देश खोज करके उस पर उंगली रखने को कहा। किसी भी देश में उंगली बढ़ाते हुए वापस भारत पर आने को कहा। उन्होंने बताया कि नीला रंग दिखाई पड़ रहा है, वो सागर और महासागर हैं। तो आप सभी ग्लोब पर ये देख सकते हैं, जो ये नीला भाग दिखाई दे रहा है ये सागर और महासागर में है, और जो हरा दिखाई दे रहा है ये धरती है, अर्थात ये धरती है। उन्होंने ये पता करने को कहा कि ग्लोब के अधिक हिस्से में क्या है, महासागर या जमीन। ग्लोब का दिखाया गया कौन सा रंग क्या बतलाता है? आप भी ग्लोब में अपने देश भारत को खोजिए और किसी भी दिशा में अंगुली बढ़ाते हुए वापस भारत तक पहुंचिए। बीच में आने वाले कुछ देशों के नाम लिखिए। ग्लोब देख करके पता कीजिए स्थल एवं महासागर में कौन सा भाग अधिक है। मानचित्र एवं ग्लोब। दादाजी ने कहा कि ग्लोब गोल है, जो मानव के द्वारा बनाया गया और पृथ्वी का छोटा मॉडल है, जबकि मानचित्र चौरस चपटे सतह पर बना होता है, परंतु दोनों में जल एवं थल भाग के हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है। अब उन्होंने संसार का मानचित्र दिखाया। बताया कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वो महादेश हैं। इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। स्थल पर ही लोग
स्थल पर ही लोग रहते हैं। इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि हैं। महादेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 7। महादेश और महासागर, महादेश की संख्या 7 है, जिसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। और महासागर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। तो महासागरों की कुल संख्या 4 है और ये बहुत गहरे होते हैं। इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज से महासागर पार करके जाना हो तो कई सप्ताह लग जाते हैं। सफ़र के दौरान कई दिनों तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। करके देखिए, संसार के नक्शे में महादेश एवं महासागरों के नाम सही जगह पर लिखिए। महासागर एवं महादेश के लिए उपयुक्त रंग भी भरिए। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। आइए जानते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। अगले दिन जब महेश विद्यालय पहुंचा तो कक्षा में गुरुजी भी ग्लोब का अध्ययन करना ही बता रहे थे। उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया। 50 ओवरों का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में 8.3 मतलब 8:30 बजे शुरू होता है, जबकि मुंबई में वही मैच 9:30 बजे शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुबह 10 बजे हॉकी मैच शुरू होता है और उस समय पटना में सुबह 5 बजे थे और लोग सो कर उठ रहे थे। ईटानगर में जब सुबह की धूप खिल जाती है तो उस समय गुजरात के भुज में भोर होने वाली होती है। जरा सोचो, ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने पूछा। महेश बोल पड़ा, ऐसा स्थानीय समय होने वाले अंतर के कारण होता है। गुरुजी बोले, वाह, तुमने कैसे जाना? महेश बोला, हाँ, पिछले दिनों में छुट्टियों में बोधगया घूमने गया था। रात्रि में एक होटल में हम लोग ठहरने गए थे। वहाँ दीवार पर 5 घड़ियाँ एक साथ लगी थीं और वे अलग अलग समय बता रही थीं। उनके ऊपर विभिन्न देशों के नाम लिखे थे। तभी ये बात मैंने पिताजी से पूछी थी। उन्होंने मुझे बात बताई थी। गुरुजी, ये तो ठीक है, लेकिन स्थानीय समय में ये अंतर कैसे होता है? इस सवाल पर सभी चुप्पी लगा गए। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम लोगों को इस बारे में बतलाता हूँ। लगभग 700-800 वर्ष पहले समुद्री यात्राओं के दौरान लोग भटक जाते थे और किसी स्थान को खोजने में बहुत परेशानी होती थी। आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता था। इसमें बहुत परेशानी होती थी। बाद में कंपास अर्थात दिक्सूचक और नक्शे से ठिकाना खोजना आसान तो हो गया, लेकिन समय का अंतर का पता अभी भी मुश्किल था। क्या आप जानते हैं कि मुश्किल कैसे दूर हुई? बच्चों, देशांतर रेखाओं की पहचान से इस मुश्किल का समाधान हुआ। राजू ने तुरंत पूछा, ये रेखाएं क्या होती हैं? आप जानेंगे अक्षांश रेखाएं। गुरुजी ने कहना शुरू किया, आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। किसी भी गोल को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाएगा। उदाहरण के लिए तुम एक तरबूज को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर देखना, उसके कटे हिस्से गोलार्ध जैसे होंगे। इसी प्रकार पृथ्वी को भी उत्तरी एवं दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखीय वृत्त कहलाता है। पृथ्वी को भी उत्तरी एवं दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा वृत्त या भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस वृत्त से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है।
भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि भूमध्य रेखाएं या रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा वृत्त होता है और इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखा या रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है और वहां से पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 अंश अक्षांश है, क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है और इसी अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा से उत्तरी या उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण 90 अक्षांश होते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा होता जाता है और 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यह अक्षांश वृत्त न होकर के मात्र एक बिंदु होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो बीच की बड़ी वाली ये सबसे बड़ी रेखा ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है और ये 0 डिग्री होता है और इसके ऊपर का भाग इसको हम उत्तरी ध्रुव उत्तरी अक्षांश और नीचे के भाग को दक्षिणी और विषुवत रेखा के ऊपर खींची गई जो रेखा होती है वो कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होता है और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं और उत्तरी ध्रुव एक बिंदु रूप धारण कर लेता है और यह बिंदु रूप ही रेखा ना होकर के एक बिंदु ही होता है और इसको हम उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। गुरुजी ने बच्चों को अक्षांश रेखाओं की कई विशेषताएं भी बताई, जैसे ये रेखाएं पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं, अनंतः ध्रुव एक बिंदु का रूप धारण कर लेता है। अर्थात एक पृथ्वी हमारी गोल है और ये छोटा होता चला जाता है, लास्ट में ये बिंदु का रूप धारण कर लेता है, इसे हम ध्रुव कहते हैं। उत्तर दिशा या उत्तर वाले को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो गोलार्ध किसे कहते हैं? किसी देश के अक्षांश से विस्तार का पता कैसे करेंगे? करके देखना है कि मिट्टी के गोले से पृथ्वी का नमूना बनाइए और इसे चाकू से 2 बराबर भागों में काट दीजिए। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध अंकित कीजिए। मिट्टी के गोलीय निर्मित पृथ्वी पर अक्षांश रेखा खींचिए। इसमें विषुवत, कर्क रेखा एवं मकर रेखा दिखाइए। अब गुरुजी ग्लोब लेकर के आए और कहा कि बारी बारी से ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं पर अंगुली रख करके ग्लोब को घुमाइए। ऐसा कहते ही सभी बच्चों में होड़ लग गई। अंगुली रख करके एक ही दिशा में घुमाने पर सभी बच्चे वहीं पहुंच जा रहे थे जहां अंगुली रखी थी। गुरुजी ने बच्चों को बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी रेखाएं वृत्ताकार हैं। बच्चे बार बार ऐसा करने लगे तो गुरुजी ने कहा, अब बस भी करो, सिर्फ इतना ही नहीं, आओ मैं तुम्हें एक नई रेखा के बारे में बताता हूँ। सभी बच्चे उत्सुकता के साथ गुरुजी की बातें सुनने लगे। अब जानेंगे देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो गुरुजी ने ग्लोब हाथ में लिया और कहा कि ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई हैं। ये सभी लंबवत रेखाएं
देशांतर रेखाएं हैं और किसी स्थान की सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो गुरुजी ने खरबूजा, संतरा, घाघरा नींबू को बारी बारी से बच्चों को दिखाया और कहा, खरबूजा, यह एक छिला हुआ संतरा या घाघरा नींबू को गौर से देखें, आपको कई लंबवत रेखाएं नजर आएंगी। ठीक इसी तरह पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कल्पना कीजिए। पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री अंश होते हैं और इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनमें 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई हैं। नंबर 1 0 डिग्री और दूसरा 180 अंश डिग्री देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। गुरुजी ने बच्चों को देशांतर रेखाओं की कई विशेषताएं बताईं, जैसे ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं और विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर के पूर्ण वृत्त बनाती हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर के एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं और इनकी लंबाई समान होती है। इनकी संख्या 360 है। विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इनकी बीच की दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर ये सभी रेखाएं मिल जाती हैं तथा एक बिंदु के समान हो जाती हैं और पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने, समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है। 180 अंश देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसीलिए पूरब या पश्चिम नहीं होता। गुरुजी ने बच्चों की उत्सुकता को बढ़ाते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि सूर्य के समान घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अतएव विभिन्न देशों पर स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है। तो देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती हैं। 180 अंश देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। 180 अंश देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूरब की जाने पर एक तिथि घट जाती है। ग्लोब पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ढूंढिए तथा वैसे शहरों की सूची बनाइए जिनकी तिथियों में अंतर है। गुरुजी ने कहा कि महेश के पिताजी ने अमृत से लाहौर के लिए जिस समय उड़ान भरी थी उस समय उनकी घड़ी में 12 बजे थे या बज रहे थे। आधे घंटे की उड़ान के बाद जब वो लाहौर पहुंचे तो एयरपोर्ट की घड़ी में भी 12 ही बज रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ी में भी 12 बजाया और काम पर चल दिए। महेश बोल पड़ा, मुझे समय का रहस्य समझ में आ गया है। तभी तो मैंने एक होटल में कई घड़ियां एक साथ लगी देखी थी जिसमें अलग अलग समय हो रहा था। रूहाना बोली, गुरुजी, पृथ्वी पर बनी ये रेखाएं क्या लोगों के आने जाने से मिट नहीं जाती हैं? गुरुजी ने स्नेह भाव से रेहाना को देखा और बोले, ये सभी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। जिस प्रकार आप अपने मस्तिष्क में किसी भी वस्तु का चित्र बना सकते हैं, उसी प्रकार यह भी कल्पना की गई है कि वास्तव में ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं हैं। अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान के तापमान का देशांतर रेखाओं से उस समय का जहां रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं मिलती हैं उससे उस स्थान की स्थिति का पता करते हैं। पृथ्वी के कटिबंध। गुरुजी ने यह भी बताया कि पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटबंधों में बांटते हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिससे के कारण इसे हम उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अर्थात कर्क एवं मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती, जिसके कारण इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ दिन और रात की स्थितियाँ सालों भर होती है और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र
तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में भी तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियाँ होती हैं, परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि सबसे उत्तरी वाला ध्रुव भाग उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ये से हम उत्तरी शीत ऋतु कहते हैं। और 0 से लेके 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके और 0 से लेके 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ पर और इसे हम उष्ण कटिबंध कहेंगे। और 23.5 से 66.5 अंश के बीच का क्षेत्र समशीतोष्ण और 23.5 अंश दक्षिणी से 66.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र भी समशीतोष्ण कहलाएगा। और ये जो रेखा है भूमध्य विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त के ऊपर की जो रेखा होगी वो कर्क रेखा, इसके नीचे की जो रेखा होगी उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। और यहाँ पे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य कितना समय लेता है? 4 मिनट, 5 मिनट, 40 मिनट या 4 सेकंड। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है? बताना है उष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर एक दिन रात में परिवर्तन, एक तिथि घटा दी जाती, बढ़ा दी जाती या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप अभी ऊपर पढ़े हैं तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। और इस अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो पहली बार आए हैं। तो अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।